नमस्कार दोस्तों, स्पेशल जेट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं गणेशाराम शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मौसम और जलवायु। आज अपने मौसम और जलवायु के बारे में जो इनका वेश है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं मौसम के बारे में। मौसम कहते किसको हैं? मौसम कहते हैं किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में वायुमंडल की अल्पकालीन दशा मौसम कहलाती है। यानी कोई निश्चित क्षेत्र की बात हो गई, कोई एक गांव है, उस गांव के अंदर या एक शहर के अंदर जो एक निश्चित समय यानी 3 से 4 के बीच में जो वायुमंडल की दशा होती है, यानी बादल छाए रहे हैं या ऐसी भी कोई भी दशा होती है, तो उसको अपने क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। यहाँ पर निश्चित क्षेत्र की बात होती है, निश्चित समय की बात होती है। तो मौसम की डेफिनेशन क्या रहेगी? किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में वायुमंडल की अल्पकालीन दशा मौसम कहलाती है। मौसम शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। ये से एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मौसम शब्द जो है वो कौन सी भाषा का है। तो मौसम शब्द अरबी भाषा का है और इसकी उत्पत्ति मौसम शब्द से हुई है। उसके बाद नेक्स्ट अपने बात करते हैं जलवायु के बारे में। तो सबसे पहले जलवायु की डेफिनेशन देखते हैं। बहुत सारे मौसमों का औसत जलवायु कहलाती है। यानी कोई निश्चित जगह है, उस पर जैसे एक जैसा मौसम रहता है, जिस प्रकार का मौसम सर्वाधिक औसत रहता है, तो वो उसका जलवायु है। जलवायु में मुख्यतः 31 सालों के मौसमों का औसत निकाला जाता है। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना, क्योंकि देखो किसी निश्चित क्षेत्र में, जैसे फॉर एग्जांपल अपने राजस्थान के बारे में बात करें, राजस्थान में अगर 31 साल तक ज़्यादातर गर्मी रहती है, तो यहाँ का मौसम जो जलवायु है वो किस प्रकार की है? गर्म जलवायु। और अगर अपने कश्मीर की बात करें, तो कश्मीर के अंदर पिछले 31 सालों से ज़्यादातर औसत ठंडा मौसम रहा है, तो वहाँ की जलवायु भी किस प्रकार की हो गई? ठंडी जलवायु। जलवायु शब्द की उत्पत्ति जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है क्लाइमा, उस क्लाइमा शब्द से हुई है। जलवायु शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? क्लाइमा से। और क्लाइमा कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। तो जलवायु भी बेसिक कौन सी भाषा का शब्द हो गया? ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। अब अपने बात करते हैं जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। क्लाइमेटोलॉजी किसके कहते हैं? जलवायु तथा जलवायु के विभिन्न तत्वों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे जलवायु विज्ञान कहते हैं। यानी जलवायु और जलवायु के जो विभिन्न तत्व है, जो भी है या अवयव है, उन अवयवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा उसे अपने क्या कहते हैं? जलवायु विज्ञान कहते हैं। अब अपने बात करते हैं मौसम विज्ञान या मेटेरोलॉजी के बारे में। तो जो मेटेरोलॉजी है वो किसको कहते हैं? मौसम तथा जो मौसम से संबंधित घटनाएं होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है ओले पड़ना है, बारिश होना है, बादल आर्द्रता वगैरह, जितनी भी सारी घटनाएं हैं, आंधी है, तूफान है, पाला पड़ना है, ओस पड़ना है, कुहरा है, ये सारी जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं हैं, उन सभी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे मौसम विज्ञान कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं कृषि मौसम विज्ञान या एग्रोमेटेरोलॉजी के बारे में। तो जो एग्रोमेटेरोलॉजी है वो किसको बोलते हैं? मौसम का अध्ययन अगर कृषि के संबंध में किया जा रहा है, जैसे किसानों के लिए किया जा रहा है मौसम का अध्ययन, तो उसको अपने कौन सा विज्ञान कहते हैं? कृषि मौसम विज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार जलवायु का अध्ययन अगर किसानों से संबंधित किया जा रहा है तो उसे एग्रो क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है या कृषि जलवायु विज्ञान कहा जाता है। अब अपने मौसम विज्ञान से संबंधित कुछ संस्थानों के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला संस्थान है WHO या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और जो दूसरा संस्थान है वो है IMD या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। उसके बाद तीसरा है IAMD यानी इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कृषि से संबंधित मौसम के लिए जो काम करता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। जो 2 नंबर है IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट,
ये पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर है, जेट आईसीआर वगैरह में। आईएएमडी इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रेयर क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, जेट में पूछा जा सकता है, आईसीआर में पूछा जा सकता है, या अदर किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अपने बात करते हैं मौसम तथा जलवायु के तत्वों के बारे में या अवयवों के बारे में, जो अपने पीछे बात हुई थी, जिनका अध्ययन क्लाइमेटोलॉजी या मेट्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो वो तत्व कौन कौन से हैं जिनका अध्ययन मुख्यतः करते हैं। सबसे पहला तत्व है सौर विकिरण, जिसके अंदर सूर्य से आने वाली किरणें शामिल है। तो वो पौधे के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव डालती है और कैसे क्या इफेक्ट डालती है, इसके बारे में भी अपने अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो मौसम और जलवायु के जितने भी तत्व है उन सभी तत्वों के बारे में अपने नेक्स्ट इसका एक पार्ट और आएगा मौसम और जलवायु का, जिसके अंदर अपने अध्ययन करेंगे। दूसरा है तापमान या टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, ये कृषि में किस प्रकार से प्रभाव डालता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा है वायुमंडलीय आर्द्रता या एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। जो वायुमंडलीय आर्द्रता है ये अपने फसलों को, किसान को, खेतों को किस प्रकार से प्रभावित करती है, उसके बारे में अपने कंप्लीट चर्चा आगे के क्लासों में करेंगे। चौथा है वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये किस प्रकार से प्रभावित करता है, उसके बारे में बात करेंगे। वायु विंड है, विंड के भी अलग अलग रूप हो सकते हैं, धीरे चल रही है, तेज चल रही है, आंधी है, तूफान है, उससे भी तेज चल रही है। तो इन सब के बारे में अपने विस्तार से आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। छठा टॉपिक है वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन। ये जो है, ये जैसे बारिश हो रही है या कोई ओले आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे वर्षण के ही रूप है। इनके बारे में अपने कंप्लीट अध्ययन अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। सातवां है बादल या क्लाउड्स, इसके बारे में भी अपने पूर्ण अध्ययन करेंगे। तो ये 7 कुल मौसम और जलवायु के तत्व है। ये एक टॉपिक ऐसा है जिसका अध्ययन अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अब अपने बात करते हैं मौसम संबंधित उपकरणों के बारे में। कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो मुख्यतः मौसम से संबंधित है। तो सबसे पहला उपकरण है तापमापी या जिसको थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं। देखी होगी आपने जनरली। आगे इसी क्लास के अंदर थोड़ी आगे इसके बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। 2 नंबर है वायु दाब मापी या जिसको बैरोमीटर के नाम से जानते हैं, वायु दाब मापने में काम आती है। तीसरी है आर्द्रता मापी या जिसको हाइग्रोमीटर के नाम से जानते हैं, वायुमंडल की जो आर्द्रता है उसको मापने में काम आती है। चौथा है वायु गति मापक यंत्र या जिसको एनीमोमीटर कहा जाता है, जो वायु कितनी स्पीड से चल रही है, हवा कितनी स्पीड से चल रही है, उसको मापने में काम आते हैं। चौथा है वायु दिशा सूचक यंत्र या विंड वैन के नाम से जिसको जाना जाता है, वायु कौन सी दिशा से आ रही है, कौन सी दिशा में जा रही है, ये मापने के लिए मुख्यतः वायु दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। छठा है वर्षा मापी यंत्र, रेन गेज जिसको बोलते हैं, कितनी वर्षा कौन से क्षेत्र के अंदर कितनी वर्षा हुई है, औसत वर्षा क्या हुई है, इस पूरे क्षेत्र के अंदर पूरे समय में पूरे मानसून काल के अंदर कितनी वर्षा हुई है, इन सब के बारे में कंप्लीट जो है मापन रेन गेज के द्वारा किया जाता है। सातवां है ओपन पान एवोपोरीमीटर। ये जो ओपन पान एवोपोरीमीटर है ये वाष्पन की क्रिया होती है उसको मापने के लिए काम में आता है। इसके बारे में भी अपने इसी जो क्लास है, यही क्लास है, इसी के अंदर आगे अध्ययन करेंगे। अब अपने इन सभी उपकरणों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला उपकरण है वो है तापमापी। सबसे पहले अपने तापमापी के बारे में पढ़ते हैं जिसको थर्मोमीटर के नाम से जाना जाता है। तापमापी का मुख्य कार्य क्या होता है, वायु के तापमान का मापन करना इसका मेजर कार्य है। और इसका जो डायग्राम है वो ये रहा, इस प्रकार की कुछ तापमापी दिखाई देती है जो मेजर मुख्यतः वायुमंडल के तापमान को मापने के लिए काम में ली जाती है। और इसके 3 प्रकार की होती है। ये जो तापमापी मुख्यतः कृषि के अंदर या वायुमंडल के तापमान को मापने के लिए काम में ली जाती है, वो तापमापी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रकार है इसका अधिकतम तापमापी या जिसको मैक्सिमम थर्मामीटर कहते हैं। ये मैक्सिमम थर्मामीटर या अधिकतम तापमापी जो है, ये जो अधिकतम तापमान है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर 2 प्रकार के तापमान लिखे रहते हैं एक दिन का।
आज का न्यूनतम तापमान, आज का अधिकतम तापमान। तो अधिकतम तापमान मापने के लिए अधिकतम तापमापी काम में ली जाती है और न्यूनतम तापमान मापने के लिए न्यूनतम तापमापी काम में ली जाती है, जिसको मिनिमम थर्मामीटर कहा जाता है। और तीसरे प्रकार की है शुष्क व आर्द्र बल्ब तापमापी, ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मामीटर। ये भी क्या काम आती है उसके बारे में भी अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। चलो, तो इसी टॉपिक के अंदर अपने इन तीनों थर्मामीटर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं अधिकतम तापमापी या मैक्सिमम थर्मामीटर। ये क्या काम में आता है? मैक्सिमम थर्मामीटर जो है वो मैक्सिमम यानी दिन का अधिकतम तापमान ज्ञात करने में काम में आता है। इस प्रकार का होता है कुछ, इस पर अंकन जो है वो अंकित होते हैं, मापांक अंकित होते हैं। और इसकी खास विशेषता ये है कि इस तापमापी के अंदर जो कांच की नली होती है उसमें पारा भरा होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। ध्यान रखना, अधिकतम तापमापी के अंदर क्या भरा होता है? तो अधिकतम तापमापी के अंदर क्या भरा होता है? कांच की नली के अंदर पारा भरा होता है। दूसरा, इस तापमापी पर जो अंकन है वो अंकन आप इस फोटो के अंदर भी देख सकते हैं। -35 डिग्री सेंटीग्रेड से +55 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो सेल्सियस पैमाने हैं वो इसके ऊपर मात्रक अंकित होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सेलेक्टिव मीटर पढ़ रहे हैं अपने, तो इसके बारे में केवल इतनी ही चर्चा करेंगे। डायग्राम भी आप देख सकते हो। दूसरा अपने बात करते हैं न्यूनतम तापमापी के बारे में, या जिसको मिनिमम थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। जो मिनिमम थर्मामीटर है ये दिन का न्यूनतम ताप ज्ञात करने में काम में आता है। और इस प्रकार की कुछ इसकी स्ट्रक्चर होती है। और इसके अंदर भी जो कांच की नली है उसके अंदर अल्कोहल भरा होता है। ध्यान रख देना थोड़ा सा, जो अधिकतम तापमापी है मैक्सिमम थर्मामीटर, उसके अंदर तो नली के अंदर भरा होता है पारा, और जो न्यूनतम तापमापी है उसके अंदर कांच की नली के अंदर अल्कोहल भरा रहता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना। डायग्राम भी देख सकते हो आप। और इसके अंदर जो पैमाने अंकित होते हैं, जो मात्रक अंकित होते हैं, वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड से +50 डिग्री सेंटीग्रेड तक अंकित होते हैं। तीसरे प्रकार की है शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी। इसके बारे में बात करते हैं। ये तापमापी कुछ इस प्रकार की होती है जिसमें नीचे का हिस्सा है उसको, तापमापी के नीचे का हिस्से को गिल्ला रखा जाता है, और इसलिए इसको शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी कहा जाता है। ये भी टेम्परेचर मापने के ही काम में आती है, परंतु ये क्या है कि तापमान के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखनी है, इसके अंदर जो नलियाँ होती है उसके अंदर पारा भरा रहता है। जैसे अधिकतम तापमापी के अंदर भरा था, उसी प्रकार से इसके अंदर भी पारा भरा रहता है। और इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और याद रखना, इसमें एक सारणी काम में आती है जिसका नाम है रेगनाल्ड सारणी। और उस रेगनाल्ड सारणी की सहायता से क्या होता है कि इस तापमापी के द्वारा तापमान के साथ साथ वायु की आर्द्रता, वायुदाब और ओसांक बिंदु को भी मापा जा सकता है। ठीक है, तो शुष्क व आर्द्र बल्ब तापमापी है, उसके अंदर क्या भरा रहता है? पारा भरा रहता है। और इसमें रेगनाल्ड सारणी की सहायता से वायु की आर्द्रता, वायुदाब और ओसांक बिंदु भी ज्ञात किया जा सकता है। अब अपने कुछ तापमापी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट, तापमापी को एक लकड़ी का बना हुआ बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर जब जो कोई मौसम विज्ञान प्रयोगशाला है उसके अंदर जब तापमापी को रखा जाता है तो रखने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के बॉक्स का प्रयोग करते हैं। लकड़ी का बना हुआ जो भूमि से कुछ ऊंचा लगाया जाता है, और उसी बने हुए लकड़ी के बॉक्स को स्टीवेंसन स्क्रीन कहा जाता है, और उसके अंदर तापमापियों को रखा जाता है। और स्टीवेंसन स्क्रीन का डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है, जो भूमि से कुछ ऊपर रखा जाता है। और 2 नंबर पॉइंट है, तापमापी द्वारा जो तापमान मापते हैं, अधिकतम तापमापी द्वारा जो अधिकतम तापमान मापते हैं वो दिन के 2 बजे मापते हैं, और न्यूनतम तापमापी द्वारा जो न्यूनतम ताप मापा जाता है वो रात के 4 बजे मापा जाता है। क्योंकि दिन के 2 बजे दिन का सर्वाधिक तापमान होता है और रात के 4 बजे दिन का सबसे कम तापमान होता है। अब अपने बात करते हैं 2 नंबर वायुदाब मापी के बारे में। पहले अपने बात की थी तापमापी के बारे में, अब अपने बात करते हैं वायुदाब मापी या जिसको बैरोमीटर के नाम से जानते हैं उसके बारे में। बैरोमीटर की जो डायग्राम है, संरचना है, वो कुछ इस प्रकार की होती है, जो मुख्यतः वायु के दाब को मापने में काम में आता है। यानी इसका मुख्य कार्य क्या रहता है?
वायु दाब का मापन करना। इसके बारे में और आपको विस्तार से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जेट ICR में कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं पूछा जाता है। 3 नंबर है आर्द्रता मापी, या जिसको हाइग्रोमीटर भी कहा जाता है। ध्यान रखना, थोड़ा सा दो शब्द है यहाँ पर, एक हाइड्रोमीटर है जल का मापन करने में काम आता है, एक है हाइग्रोमीटर जो आर्द्रता मापने में काम में आता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? वायुमंडल की आर्द्रता ज्ञात करना। चौथा है वायु गतिमापी, या जिसको एनीमोमीटर के नाम से पूछा जाता है। इसको ज़्यादातर पूछा एनीमोमीटर के नाम से ही जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। मैक्सिमम रूप में इसको एनीमोमीटर के नाम से ही पूछा जाता है, वायु गतिमापी के नाम से कोई नहीं पूछता है, ठीक है। और इसकी जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार की होती है। जब हवा चलती है तो इसके ऊपर एक बैरिंग लगा होता है और 4 प्यालियाँ लगी होती है जो घूमती है, और घूमने के कारण क्या है कि इसके नीचे एक मीटर लगा होता है, उस मीटर पर इसकी स्पीड अंकित हो जाती है, और उसी के द्वारा अपने क्या करते हैं, इसके स्पीड का, वायु की जो स्पीड है उसका मापन करते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वायु जो दिशा सूचक यंत्र है, वायु दिशा सूचक यंत्र जिसको विंड वैन के नाम से जानते हैं, एनीमोमीटर की जगह विंड वैन कर देते हैं, और ये बहुत भयानक गलती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मीटर यानी स्पीड मापने में काम आ रहा है। तो एनीमोमीटर वायु की गति मापने में, और विंड वैन वायु की दिशा मापने में काम में आता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? वायु की गति को मापना, ठीक है। अब अपने बात करते हैं वायु दिशा सूचक यंत्र या विंड वैन के बारे में, जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है। जिस ओर तीर का मुंह रहता है उस साइड हवा जा रही होती है, और जिस साइड तीर का मुंह नहीं रहता है उस साइड हवा जा रही होती है, और जिस साइड तीर का मुंह रहता है उस साइड से हवा आ रही होती है। और नीचे सिंबल लगे होते हैं जिनकी सहायता से ये पता किया जा सकता है कि हवा किस दिशा से जा रही है और किस दिशा से आ रही है। और इसका मुख्य कार्य आपको पता ही है, वायु बहने की दिशा ज्ञात करना। 6 नंबर है वर्षामापी या रेन गेज, जिसका सिंपल डायग्राम ये है, कुछ इस प्रकार की होती है, और जिसमें एक पैमाना लगा रहता है। बारिश का पानी जब बरसता है तो इसकी ऊपर वाले मुंह की सहायता से इस बोतल में एकत्रित हो जाता है, और उसके एक साइड स्केल या पैमाना लगा रहता है जिसके ऊपर मापक अंकित हो जाते हैं, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? औसत वर्षा का मापन करना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नंबर 7 ओपन पान एवोपोरीमीटर। ओपन पान एवोपोरीमीटर की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें जल भर के रखा जाता है और निश्चित मापा जाता है कि इतना पानी है वो वाष्पित हुआ है, तो उसके आधार पर ही वाष्पन दर निकाली जाती है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? वाष्पीकरण का मापन करने हेतु ओपन पान एवोपोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब अपने थोड़ा सा हटके बात करते हैं, मौसम और जलवायु से संबंधित ही एक टॉपिक और है जिसको अपने कह सकते हैं, जिसके बारे में अपने थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं अल्टीट्यूड के बारे में। अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड होता है समुद्र के तल से जो औसत ऊंचाई रहती है। नॉर्मली जो वायुमंडल की जो औसत ऊंचाई है, तो वो ऊंचाई क्या कहलाती है? अल्टीट्यूड कहलाती है। अल्टीट्यूड मुख्यतः रेलवे स्टेशनों के ऊपर लिखा होता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना थोड़ा सा। अल्टीट्यूड कहाँ पर लिखा होता है? रेलवे स्टेशन के ऊपर। रेलवे स्टेशन का अगर कहीं किसी क्षेत्र का बोर्ड लगा हुआ देखोगे तो उस बोर्ड के ऊपर नीचे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, और वही समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? अल्टीट्यूड कहलाती है। अब अपने थोड़ी सी बात करते हैं जो एल्टीट्यूड की ऊंचाई कितनी है। क्षोभ मंडल से लेकर समुद्र तल की कुल ऊंचाई 1600 किलोमीटर है, यानी कुल मिला के एल्टीट्यूड की कुल ऊंचाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। अब अपने बात करते हैं वायुमंडल या जिसको एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं उसके बारे में। एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं? जो अपने आसपास का वातावरण है उसी वातावरण को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसमें विभिन्न घटनाएं होती है। आंधी आना, तूफान, बारिश, ओले, ये सारी की सारी घटनाएं जितनी भी है ये वायुमंडल में होती है। और ये जो आसपास का वातावरण है, यही वातावरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। अब अपने वायुमंडल के प्रमुख भागों के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से भाग मुख्यतः होते हैं या कौन कौन सी परतें इसमें होती है? तो इसका सबसे पहला
इसके अंदर एक चीज़ याद रखना है, इसमें कुल 4 परतें मुख्यतः पाई जाती है। वैसे तो इसकी 7 परतें हैं अगर टोटल काउंट करें तो, लेकिन मुख्य मुख्य कितनी परतें हैं इसकी? कुल 4 परतें हैं, जिसमें सबसे पहली परत है को बोलते हैं शोभ मंडल, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक की परत है उसको अपने क्या बोलते हैं? शोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। दूसरी है शोभ मंडल से ऊपर की परत, जिसको समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी परत है जो समताप मंडल से भी ऊपर की परत है, जिसको मध्य मंडल या मीजोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। चौथी परत है आयन मंडल, या जिसको आयनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, आयन मंडल को थर्मोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कुल 4 परतें हैं। उन परतों को ढंग से समझने के लिए इस डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी की सबसे नज़दीक की परत ट्रोपोस्फियर, उससे ऊपर की अगर देखें तो स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। बीच में ओजोन लेयर भी आती है, एक्सोबेस भी आता है, कर्मन लाइन भी आती है। तो ये कुल परतें हैं जो पृथ्वी के इस प्रकार से वायुमंडल में जुड़ी हुई है। अब इनके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर के बारे में। तो शोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर की जो औसत ऊंचाई है, समुद्र तल से ऊंचाई हमेशा ही समुद्र तल से नॉर्मली मापी जाती है, या पृथ्वी की सतह से भी अगर मापें तो कुल ऊंचाई कितनी होगी? 8 से 18 किलोमीटर तक का जो फैला हुआ मंडल है वो कौन सा मंडल है? शोभ मंडल है। यानी शोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 8 से 18 किलोमीटर। अपने पृथ्वी की नॉर्मल सतह से जो शोभ मंडल की ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर है, और ध्रुवों से अगर देखें तो शोभ मंडल की जो ऊंचाई है जो अपने यहाँ क्षेत्र से 18 किलोमीटर है, और ध्रुवों से शोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर है। ठीक है, और दूसरा, मौसम से संबंधित जितनी भी सारी की सारी घटनाएं होती है, जैसे आंधी, तूफान, ओले वगैरह जो भी है, बारिश है, वो सारी की सारी घटनाएं शोभ मंडल के अंदर होती है। यानी मौसम से संबंधित सारी घटनाएं कहाँ पर होती है? शोभ मंडल में होती है। और इस मंडल की एक खास बात है कि जितना ऊपर आप चलते जाओगे उतना ही टेम्परेचर या तापमान के अंदर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर के हिसाब से गिरावट आती जाती है। यही कारण है कि जो ऊंचे क्षेत्र है अपने इंडिया के अंदर या संसार में कहीं पर भी, वो हमेशा ही ठंडे होते हैं। ठीक है, जैसे जो ऊंची चोटियां हैं, गुरु शिखर है, माउंट एवरेस्ट है, तो ये सारी की सारी ऊंचाई में है, इसलिए ये ऊपर से क्या रहती है? ठंडी रहती है। यानी जितना आप ऊपर जाते जाओगे टेम्परेचर में गिरावट आती जाएगी, और टेम्परेचर में आने वाली इसी गिरावट को तापमान ह्रास दर के नाम से भी जाना जाता है। और ये ऊंचाई के साथ साथ गिरावट कितनी होती है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। कई बार पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। दूसरे अपने बात करते हैं समताप मंडल की, या जिसको स्ट्रेटोस्फियर के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रेटोस्फियर कौन सा मंडल है? जो शोभ मंडल है उसके ऊपर का मंडल क्या कहलाता है? समताप मंडल। नाम से ही पता चल रहा है इसमें तापमान क्या होता है? समान रहता है। और जो इसकी औसत ऊंचाई है वो 18 से 50 किलोमीटर है। यानी 18 किलोमीटर तक तो शोभ मंडल फैला हुआ है, और उस 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक ऊपर स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल फैला हुआ है। और इसके अंदर समताप यानी तापमान हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। जैसे शोभ मंडल में परिवर्तन हो रहा था, इसमें किसी भी प्रकार के तापमान का कोई परिवर्तन नहीं होता। और इसकी जो निचली सतह है, यानी लगभग 18 किलोमीटर ऊंचाई पर ही ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य क्या है? ओजोन गैस की जो परत है, जो सूर्य से आने वाली अल्फा, बीटा, गामा जो हानिकारक किरणें हैं, उन किरणों को रोककर पृथ्वी के जीवों की सुरक्षा करती है ये। लेकिन आजकल क्या है कि कुछ गैस वगैरह से, जैसे आपके CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CH4 है, CO2 है, इन विभिन्न गैसों के कारण इस परत को विभिन्न जो नुकसान हो रहा है, जिसके कारण ये परत की जो मोटाई है वो कम होती जा रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह होती जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन गैस की जो परत है वो कौन से मंडल के अंदर पाई जाती है? तो कौन से मंडल के अंदर पाई जा रही है? स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल के अंदर। अब अपने बात करते हैं मध्य मंडल या मीजोस्फीयर के अंदर। ये जो मध्य मंडल है ये बीच का पार्ट है समताप मंडल और आयन मंडल के। आयन मंडल और समताप मंडल के बीच का जो मंडल है वो क्या कहलाता है? मध्य मंडल या मीजोस्फीयर कहलाता है।
जिसकी औसत ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर है। कितनी है? 50 से 80 किलोमीटर औसत ऊंचाई है। और यह समताप और आयन मंडल के मध्य का मंडल है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं होती, यानी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ स्पेस है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई घटना वगैरह कुछ भी नहीं होता। अब अपने बात करते हैं आयन मंडल, आयनोस्फीयर, या जिसको थर्मोस्फीयर भी कहा जा सकता है, तापमंडल या थर्मोस्फीयर। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है। अब इसके बारे में अपने बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है 80 से 1600 किलोमीटर। ध्यान रखना 1600 किलोमीटर से आगे एक बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर जिसको बोलते हैं वो रह जाता है, वो अनंत तक है, उसकी कोई स्पेसिफिक ऊंचाई नहीं है। यानी 80 किलोमीटर से लेकर 1600 किलोमीटर तक जो फैला हुआ है वो आयनोस्फीयर या आयन मंडल है। और जो जितने भी उपग्रह वगैरह छोड़े जाते हैं वो सारे आयन मंडल के अंदर ही छोड़े जाते हैं। ठीक है, और एक बात और है कि इसके अंदर जितने भी उपग्रहों के अंदर से, जैसे यहाँ से पृथ्वी से जो रेडियो तरंगे हैं, मोबाइल तरंगे हैं, वो ऊपर भेजी जाती हैं, तो उपग्रह जिनको कैच करते हैं, यही कारण है कि आयन मंडल के द्वारा ही जो रेडियो तरंगे हैं उनको कलेक्ट करके वापस पृथ्वी के ऊपर भेजा जाता है। तो रेडियो तरंगे इसी मंडल से टकराकर पृथ्वी सतह पर लौट आती है। ये भी क्वेश्चन है, याद रखना। और एक चीज़, मालवाहक जहाज, तो बड़े जहाज है उड़ने वाले जो माल को वहन करते हैं, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं, उन पर दबाव कम पड़े इसके लिए आयन मंडल में उनको चलाया जाता है। यानी मालवाहक वायुयान इसकी ऊपरी सतह पर चलते हैं। अब अपने थोड़ा सा गैसीय संगठन के बारे में बात कर लेते हैं। वायुमंडल का गैसीय संगठन किस प्रकार का है, कौन कौन सी गैसें मुख्यतः वायुमंडल के अंदर पाई जाती है? तो वायुमंडल के अंदर मुख्यतः 4 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। अपने साथ साथ मृदा के अंदर भी उन्हीं गैसों की मात्रा जो है वो मृदा के अंदर कितनी पाई जाती है उसके बारे में भी अपनी बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके साथ साथ आसानी से याद हो जाती है। तो सबसे पहले जो सर्वाधिक गैस पाई जाती है उसके बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है नाइट्रोजन। यानी वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, यानी 78% औसतन जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। और मृदा के अंदर इससे 1% ज़्यादा होती है। औसतन याद रखना है अपने को, ठीक है। और औसतन कितनी होती है? 79% मृदा के अंदर यह पाई जाती है। दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल के अंदर पाई जाती है 21% और मृदा के अंदर पाई जाती है 20%। ऑक्सीजन मृदा के अंदर थोड़ी कम होती है। तीसरी जो मुख्य गैस है वायुमंडल के अंदर पाई जाने वाली वो है ऑर्गन। ध्यान रखना, कई बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, CO2 कर देते हैं। CO2 नहीं होती। तीसरी मुख्यतः पाई जाने वाली एक अक्रिय गैस है जिसका नाम है ऑर्गन। और ऑर्गन वायुमंडल के अंदर पाई जाती है 0.93%, 0.93% ऑर्गन पाई जाती है। और मृदा में ऑर्गन नहीं पाई जाती है। केवल और केवल कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में पाई जाती है। मृदा के अंदर ऑर्गन अनुपस्थित होती है। चौथी जो मुख्य गैस है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। CO2 जो है वो वायुमंडल के अंदर 0.03% या 300 ppm पाई जाती है। एक चीज़ थोड़ी सी और ध्यान रखना, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि प्रतिशत और ppm में फर्क नहीं कर पाते, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। 0.03 तो प्रतिशत है और 300 ppm है। और जो मृदा के अंदर पाई जाती है वो 0.3% या 3000 ppm है। ये ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो 30 ppm है, सॉरी 3000 ppm नहीं है। मृदा के अंदर 0.3% या 30 ppm पाई जाती है। एक चीज़ और याद ध्यान रखना थोड़ा सा, जो CO2 है वो वायुमंडल की अपेक्षा मृदा में 10 गुना अधिक होती है। ठीक है, कितने गुना अधिक होती है मृदा में? वायुमंडल की अपेक्षा 10 गुना CO2 अधिक पाई जाती है। वायुमंडल के अंदर 0.03% है, तो इसकी 10 गुना मृदा में पाई जाएगी, यानी 0.3%। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी है तो आप विद कमेंट हमसे पूछ सकते हैं। और चैनल को लाइक करना मत भूलना। और इसी उम्मीद के साथ
धन्यवाद आपका। और चैनल को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपके और दोस्त भी आसानी से देख सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।